हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 9 प्रथम साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले क्या है कि जो है चैप्टर 7 जब हम लोगों ने पढ़ा तो ऑलरेडी हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर को जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले एक मैप आता है और पहले इस मैप को डिस्कस करते हैं। तो इस मैप में क्या है कि जो रेड डॉट्स दिखाए गए हैं वो क्या है कि अभिलेखों से प्राप्ति स्थल है और जो ब्लैक डॉट्स में है वो महत्वपूर्ण नगर है। और ये किस टाइम का है? मौर्य साम्राज्य का है। तो यहाँ पे पहले जो है अभिलेख से प्राप्ति स्थल क्या है कि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे है कंधार, फिर यहाँ पे है लंपक, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा और तक्षशिला जो है यहाँ पे वो क्या है? महत्वपूर्ण नगर है। वहीं कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर जो है दिल्ली में, ये सब क्या है? अभिलेखों से प्राप्ति स्थल है। लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अरराज और सारनाथ, कौसम्बी, गुज्जर, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, ये सब क्या है? अभिलेखों से प्राप्ति स्थल है। वहीं पाटलिपुत्र जो है एक महत्वपूर्ण नगर है। पश्चिम में देखें तो क्या है कि गिरनार जो गुजरात में है और सोपारा, सन्नाती, पनगुरिया, मस्की, ब्रह्मगिरी, यरगुडी, ये सब क्या है? अभिलेखों से प्राप्ति स्थल है। वहीं उज्जैन जो है वो एक महत्वपूर्ण नगर है। तो चलिए चित्र के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि महाजनपदों में क्या हो रहा था कि धीरे धीरे जो है मगध साम्राज्य के अधीन होते जा रहे थे और मगध का जो राज्य था वो दूसरे राज्यों को सैन्य विजय एवं वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने में मिलाकर जो है वो बड़ा होता जा रहा था। 273 ईस्वी पूर्व में अपने पिता बिंदुसार के बाद जो है अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। तो अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट कब बना? 273 ईस्वी पूर्व में। और उसके पिता का क्या नाम था? बिंदुसार था। इसके साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? आज का पटना जो पाटलिपुत्र थी। तो अब यहाँ पे पूछेंगे कि साम्राज्य क्या होता है? तो जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे साम्राज्य कहते हैं। और अशोक जो है जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। तो अशोक के साम्राज्य में क्या खास बात थी कि इसके साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे और तक्षशिला उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था और नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के खान पान, पोशाक आदि में भी भिन्नता थी। मौर्य साम्राज्य का जो मूल क्षेत्र था वो नंद साम्राज्य का क्षेत्र था जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया था। इसमें उत्तर और मध्य भारत का मुख्य भाग शामिल था और स्वयं चंद्रगुप्त ने जो है पश्चिमोत्तर में गांधार एवं कश्मीर का क्षेत्र, पश्चिम में सौराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक तक का विजय अभियान किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इस विशाल साम्राज्य में अशोक ने जो है कलिंग का क्षेत्र को समाहित किया, लेकिन इसके बाद उसने क्या है? युद्धों का परित्याग कर दिया और कल्याणकारी उपायों से शासन चलाने का निर्णय लिया। तो साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अशोक का जो है एक विशाल साम्राज्य का सम्राट था और इतने बड़े राज्य पर अकेले शासन करना आसान नहीं था और इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन के विषय में भी समझना आवश्यक है। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए अनेक उच्च पदाधिकारी, जिसे क्या कहते थे? अमात्य कहा जाता था, और मंत्री रहते थे। पुरोहित जो थे वो धार्मिक कार्यों में राजा को सहयोग देते थे। तो धार्मिक कार्यों में राजा को सहयोग देने वाले को क्या बोला जाता था? पुरोहित। और राज्य के खजाने की देखरेख जो करते थे उनको क्या बोला जाता है? कोषाध्यक्ष। समाहर्ता अथवा राजस्व संग्रहकर्ता का काम कर इकट्ठा करना था, यानी कि जो कर इकट्ठा करते थे वो कौन कौन होते थे? समाहर्ता अथवा राजस्व संग्रहकर्ता कहा जाता था उन्हें। और क्या था कि आय का जो मुख्य स्रोत था वो जमीन से मिलने वाला भू राजस्व था और ये कुल उत्पादन का कितना होता था? 1/6 भाग होता था या फिर 1/4 भाग होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स कितना दिया जाता था? 1/6 या फिर 1/4। संदेश वाहक जो था वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस जो है अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे और इनमें 4 प्रांत जो थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे: मगध, तक्षशिला, उज्जैन एवं स्वर्णगिरी। अशोक की अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करता था और इन नगरों और उसके आसपास के इलाकों की देखभाल जो है वो राजकुमार करते थे। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था
और इन जिलों की देखभाल जो है स्थानिकों एवं गांव की देखभाल जो है तो गांव के मुखिया जिन्हें ग्रामीण कहा जाता था उसके द्वारा किया जाता था। यानी कि जिलों की देखभाल के लिए जो अधिकारी थे उसे क्या कहा जाता है, स्थानिक कहा जाता था। और गांव के देखभाल के लिए जो अधिकारी थे उसको क्या कहा जाता था, ग्रामीण कहा जाता था या फिर गांव का मुखिया। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था जो गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा रखता था और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाता था। नगर का प्रशासन परिषद और उनकी जो है 6 समितियां देखती थी जिनके अधीन जो है अलग अलग विभाग होते थे। तो नगर का जो प्रशासन था वो कौन देखता था, परिषद और उसकी 6 समितियां देखती थी और उसके अधीन क्या था कि अलग अलग विभाग होते थे। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा क्या होता था, न्यायाधीश सम्राट ही होता था। और नगरों तथा गांव में अलग अलग जो है न्यायालय भी होते थे और बहुत से मामले जो है साधारण पंचायतों द्वारा देखे जाते थे। नीचे के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध जो है विरुद्ध ऊपर के न्यायालयों में अपील करने का नियम था और सम्राट चाहता था कि न्यायाधीश जहां तक संभव हो अपने फैसलों में और दंड देने में उदारता बरतें। अशोक ने अपने शासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए। उसने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए और जहां गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती थी उन्हें औषधियां भी उपलब्ध कराई जाती थी। उसने सड़क के किनारे पेड़ लगवाए ताकि मनुष्य एवं पशुओं को जो है छाया मिल सके और इसके साथ ही जगह जगह पर कुएं भी खुदवाए गए हैं जहां यात्रियों के सुख सुविधा के लिए उचित प्रबंध प्रशासन की तरफ से किया जाता था। आगे क्या है कि भारत में आज जहां उड़ीसा राज्य है वहां सम्राट अशोक के समय जो है कलिंग नाम का राज्य था और अशोक ने जो है कलिंग पर चढ़ाई की थी। घमासान युद्ध हुआ और कलिंग के जो लोग थे वो हार गए। युद्ध में हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए, अनेक स्त्री बच्चे बेसहारा हुए और युद्ध जीतकर भी अशोक का मन जो है वो दुख से भर गया। उसने सोचा युद्ध से लोगों को दुख पहुंचता है, इसलिए वह युद्ध छोड़कर अब लोगों की भलाई का काम करेगा और उसने अपने विचारों को संदेश के रूप में चट्टानों पर खुदवाए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सम्राट अशोक के शिलालेख और उसका एक अंश को पढ़ेंगे। तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि पत्थर की चट्टानों पर अंकित अशोक की अभिलेखों की संख्या जो है सबसे अधिक है। अपने राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत जो है सासाराम से 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख जो है आज भी दर्शनीय है। तो कहाँ पर है ये अशोक का शिलालेख, रोहतास जिले में। कहाँ, उसमें एक सासाराम जगह है, वहां से 2 मील पूर्व की ओर क्या है, चंदन पीर नामक एक पहाड़ी है और वहीं पे जो है अशोक का शिलालेख आज भी दर्शनीय है, मतलब लोग वो देखने जाते हैं। तो उस अभिलेख में क्या खुदवाया हुआ है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता। इससे मुझे बहुत दुख हुआ और यह क्यों हुआ कि जब एक आजाद जनपद को हराया जाता है वहां लाखों लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वहां रहने वाले ब्राह्मण और भिक्षु जो है वो मारे जाते हैं। ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्रों, दास और मजदूरों से नम्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों से बिछड़ जाते हैं। इस तरह हर तरह के लोगों पर जो है युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरों को यही सिखाया। मैं मानता हूँ कि धर्म जो है व्यवहार से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है और मैं इन बातों को खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी जो है युद्ध करने की बात ना सोचे। तो अशोक का जो धम्म था या फिर धर्म था वो क्या था, तो धम्म जो है संस्कृत शब्द जो है धर्म का ही प्राकृत रूप है और अशोक ने जिस धर्म का जो रूप संसार के सामने रखा उसमें कई अच्छी बातें निहित थी। अशोक अपने धर्म के माध्यम से उन आदर्शों में विश्वास करता था जो मनुष्य को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते हैं। अशोक के धर्म में ना तो कोई देवी देवता थे और ना ही उसमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। वो महात्मा बुद्ध के उपदेशों से जो है काफी प्रभावित था और अशोक के साम्राज्य में जो है अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे। अशोक जो है सोचने लगा कि सारे धर्म के लोग आपस में मिलकर रहे। उसके धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यह था कि बड़ों का आदर किया जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का जो है वो पालन किया जाना चाहिए। बड़ों को भी अपने छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अशोक के धर्म में जो है अहिंसा और दान का भी बड़ा महत्व है। अपने इस धर्म के संदेशों को उसने शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि भाब्रू अभिलेख जो है वो क्या है, अशोक का बौद्ध धर्मावली होना और धर्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। तो किससे मिलती है, भाब्रू अभिलेख से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यू हैव टू रिमेम्बर इट।
ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में जो है कि अशोक का बौद्ध धर्मावली या फिर धर्म और संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है, तो वो है भाब्रू अभिलेख। तो अशोक के कुछ संदेशों का जो हम लोग यहाँ पे हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं। तो क्या है, पहला कि यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि भी नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा की रसोई में जो है सैकड़ों जानवर रोज मांस के लिए मारे जाते थे, पर अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाते हैं, जिसमें 2 मोर और 1 हिरन। ये 3 जानवर भी जो है भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। दूसरा क्या था कि लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तब और जब लड़के लड़कियों की शादी होती है और जब बच्चे पैदा होते हैं और जब यात्रा पर निकलते हैं, तो महिला खासकर बहुत से ऐसे बेमतलब के संस्कार करती है। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ जो है कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादा फल मिलता है, और वो क्या है, तो वो है जैसे गुलामों और मजदूरों से नम्रता से व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं से संयम से व्यवहार करना और ब्राह्मणों और भिक्षुओं को है दान देना। तीसरा क्या है कि अपने धर्म के प्रचार में संयम से बोलना चाहिए। अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहना या दूसरे धर्मों की बुराई करना जो है दोनों गलत है। हर तरफ से हर वक्त दूसरे धर्मों का जो है आदर करना चाहिए। अगर कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे धर्मों की बुराई करता है, तो असल में वो अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए क्या है कि एक दूसरे की धर्म की मुख्य बातों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। तो यह कि अशोक ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि ये इन संदेशों को उन लोगों को भी पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान में जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख जो है उत्कर मिले हैं। कहाँ मिले हैं? जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी में। और इसमें अशोक द्वारा जो आजीवक संप्रदाय के साधुओं एवं आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का जो है विवरण सुरक्षित है। तो अशोक की राजज्ञाएं या फिर जो संदेश है विभिन्न लिपियों में लिखी गई है। अधिकांश राजज्ञाएं जो है वो ब्राह्मी लिपि में है, और क्योंकि उस समय भारत के अधिकांश भूभाग में जो है इसी लिपि का प्रचलन था। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि में चट्टान पर खुदा एक संदेश है। 1837 वो एक टाइम पीरियड था जब जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। यानी कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? 1837 में। और किसको, मतलब सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या अशोक ने जो है अपने संदेश को दूसरे देशों में भी पहुंचाया, और उसके अधिकारी जो है मिस्र, यूनान, बर्मा आदि देशों में गए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल जो है श्रीलंका भेजा। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि अशोक ने श्रीलंका मतलब किसको भेजा था? तो अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, है ना। और कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। अशोक की जो राजज्ञाएं हैं वो चट्टानों के साथ साथ बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर भी खोदी गई हैं, और स्तंभों पर की गई पॉलिश जो है आज भी शीशे की तरह चमकती है। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर जो है हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी, और सारनाथ के स्तंभ पर जो है शीर्ष पर जो है 4 सिंह बनाए गए थे। और 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना, तो 4 सिंह की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। तो क्या है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में एक गोलाकार शीर्ष फलक पर एक के पीछे एक बैठे 4 सिंहों की आकृति है, और चित्र में जो चौथा सिंह जो है वो दिखाई नहीं देता है, और जिसके मध्य में जो है 24 तीलियों से युक्त चक्र या पहिया है, और इसके शीर्ष पर एक हाथी, एक दौड़ते घोड़े, एक सांड और एक सिंह की जो है ऊंची आभा युक्त आकृति अलंकृत है, जो मध्यवर्ती चक्र द्वारा विभाजित है। और चिन्ह के नीचे की ओर जो है सत्यमेव जयते जो है वो देवनागरी लिपि में अंकित है, और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। और बिहार के जो है चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज जो है स्तंभ जो है वो आज भी दर्शनीय है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक चित्र है जिसमें शेरों वाला स्तंभ, और यही क्या है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया। कब स्वीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक चित्र देखते हैं कि अशोक के शासनकाल की कुछ अन्य कलाकृतियां। तो इसमें क्या क्या है? ये तो हम लोग जो है राज चिन्ह जो है स्तंभ, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये बैल का है, और ये एक क्या है? महिला की मूर्ति है।
तो बिहार के रामपुरवा में मिले जो अशोक स्तंभ का हिस्सा है, और अभी जो है इसको क्या है, राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और चित्र है। ये बिहार के चंपारण के जिले मठिया नामक ग्राम के निकट लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ का चित्र है, जिसमें एक बैल का चित्र है। तो इस प्रकार जो है कि सम्राट अशोक के साम्राज्य का विस्तार, शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली और उसके धर्म में निहित तथ्यों को हम लोग जाने और समझे। तो अब इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि सम्राट अशोक जो था वो कहाँ का शासक था। तो इसका जो आंसर काफी इजी है, वो मगध के वो शासक थे। और किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया, तो महात्मा बुद्ध। और अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का जो उच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमात्य कहते थे। और किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का जो मन दुख से भर गया, वो कलिंग था। और सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को है किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा, 1837 में। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे क्या हो रहा है कि समाप्त हो रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि, और आप कमेंट करके अपना सुझाव दें। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।